हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जो भी हों रेलवे के, एसएससी के या अन्य कोई एग्जाम के, वो सारे क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। तो इसे सीरीज को ध्यान दें और हर एग्जाम के लिए ये आपके लिए लाभदायक होंगे। जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम है, रेलवे के जो भी एग्जाम है या अन्य कोई एग्जाम है जिनमें भी जीएस पूछी जाती है, उनके लिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लाभकारी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। इसमें कहा गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कंट्रियां दी गई हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को निम्न देशों में किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो उसे क्या वो क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है कल्टीवेशन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्लैश एंड बर्न मेथड। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि इसमें ये एक खेत है, उसकी क्यारियों में वो करते हैं कल्टीवेशन, मतलब कि बुवाई। उसमें क्या करते हैं कि एक में किया, फिर उसे जला दिया, फिर दूसरे में किया, उसे जला दिया, फिर रिपीटेड प्रोसेस करते हैं। जैसे कि क्या होता है, सॉइल की जो है फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। बट बट लॉन्ग टाइम में लॉन्ग टाइम में जो उर्वरता है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो ये नेगेटिव मेथड है। और स्लैश एंड बर्न मेथड का एक और नाम है जिसे झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में, कल्टीवेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया निम्न कंट्रियों में किस नाम से इसे ही जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो रोको जो है वो ब्राजील में जानते हैं, मतलब कि टू। और लडांग लडांग जो है वो मलेशिया में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या झूम कल्टीवेशन को। और चैना चैना कहते हैं श्रीलंका में। और मैसूल मैसूल कहते हैं जायरे जायरे या डीआरसी भी इस देश का नाम है, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो है अफ्रीका का एक कंट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन हो गया, सॉरी, तो ऑप्शन हो गया 2143 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने हैं कि जैसे कि विभिन्न कंट्री में झूम कल्टीवेशन को किस किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। और इधर झूम कल्टीवेशन के नाम से भी पूछा जाता है। तो क्या मेथड होता है, स्लैश एंड मर, मतलब क्यारियों में वो करते हैं कल्टीवेशन। और क्या करते हैं कि एक फसल जला के फिर उसके ऊपर दूसरी फसल उगाते हैं। ठीक है। जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, बट लॉन्ग टाइम में जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज। तो मतलब ये नुकसानदेह मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है। ठीक है। ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी चीज है जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के गठन में है। तो देखते हैं सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952। और इसका काम क्या था, इसका कार्य था जो भी प्लानिंग कमीशन जो था ना, योजना आयोग, कार्य था योजना आयोग के कार्य का संचालन करना। मतलब कि जो प्लानिंग कमीशन है उसका जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट करना, इसका क्या था, इसका काम था। और जो प्लानिंग कमीशन है वो कब बना था, 15 मार्च 1950 को। ठीक है। तो एनडीसी का काम क्या था, एनडीसी का यानी कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 6 अगस्त को हुई थी। और इसका काम था जो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता है उसको एग्जीक्यूट कराना। ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन है उसके सदस्य होते थे, उसके हेड होते थे पीएम, और अ, और चीफ मिनिस्टर और होते थे, मतलब कि ये सही है, प्राइम मिनिस्टर। और चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ये गलत है। और मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर जो है वो सदस्य होते थे। और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ये इसके सदस्य होते थे। इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन के जो सदस्य हैं
जो भी प्लानिंग कमीशन के सदस्य हैं वो सारे सदस्य नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के होते थे। और एनडीसी में एक्स्ट्रा कौन से सदस्य होते थे, ये वाले, मतलब कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो मतलब कि इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर भी इसका सदस्य हुआ, यूनियन कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं वो भी सदस्य हुए, और चीफ मिनिस्टर के तो इसमें होते ही थे। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। और अब जो प्लानिंग कमीशन है वो 2014 में अगस्त 2014 अगस्त में इसे खत्म कर दिया गया, और इसकी जगह क्या बन गया, इसकी जगह नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 में बन गया है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो अब जो है वो प्लानिंग कमीशन खत्म होके और क्या बन गया, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग जो है वो बन गया। और जो प्लानिंग कमीशन है, जो प्लानिंग कमीशन है उसका लास्ट प्लान क्या था, 12th, जो 12 जो प्लानिंग कमीशन उसने कितने 5 ईयर प्लान दिए, 12 5 ईयर प्लान दिए टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, मतलब निम्न में से कौन सा जो है वो राजकोषीय नीति का जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक साधन नहीं है। तो राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी, सबसे पहले तो ये बनाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका काम क्या है, फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है, फिजिकल पॉलिसी में सबसे पहले तो जो टैक्सेशन है उसको देखा जाता है। ठीक है, बजट बजट है जो, वो भी डिफाइन किया जाता है, मतलब ए ऑप्शन ये भी ठीक है। इसमें पूछा है नोट, तो मतलब कि ये तो होता है। पब्लिक बोरोविंग ये भी होता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये नहीं होता, और पब्लिक एक्सपेंडिचर ये भी। तो इसमें टैक्सेशन देखा जाएगा, बजट देखा जाता है इसमें, फिजिकल पॉलिसी में बजट का काम किया जाता है। और बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, इसकी जगह क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट। और ये कौन से आर्टिकल में, 112 में। ठीक, और और जो है टैक्सेशन और पब्लिक बोरोविंग एक्सपेंडिचर, और ये क्या बताता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये आरबीआई करती है, आरबीआई। और आरबीआई बिहाफ ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो है जी सेक जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जी सेक का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि आरबीआई बोरो करता है गवर्नमेंट से, और ये गवर्नमेंट से, और ये आरबीआई देता है बैंक्स को, और बैंक्स जो है वो देती हैं लोगों को, मतलब पीपल। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे उन्हें मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट ये है किसके लिए, ये पूरी प्रोसेस ये है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये प्रोसेस होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन करता कौन है, आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। एक पेपर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि जो कि अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई से लेती है अपनी सिक्योरिटी दे के, और सिक्योरिटी जो है वो आरबीआई बैंकों को दे देती है, और बैंक से हम लोग ले लेते हैं, और हम लोगों को उस पर वो मिल जाता है ब्याज, एक्स्ट्रा रुपीज। ठीक है, तो ये पूरा किसके लिए किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब फिजिकल पॉलिसी अगर कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि फिजिकल पॉलिसी है जो दो प्रकार की है। अगर गवर्नमेंट जो है खर्चा कम कर रही है, मतलब कम इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी है। और जो फिजिकल पॉलिसी अगर एक्सपेंशनरी, तो क्या है, गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है। तो फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उसमें क्या होता है, टैक्स, बजट और पब्लिक एक्सपेंडिचर, बोरोविंग, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है फिजिकल पॉलिसी में। और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि आरबीआई करती है, वो गवर्नमेंट से लेके। ठीक है, अब आरबीआई के बारे में अगर देख लें हम लोग, आरबीआई जो है, आरबीआई क्या है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, आरबीआई एक्ट कौन सा था, 1934 का। ठीक है, तो कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन से,
हिल्टन हिल्टन एंड यंग कमीशन, हिल्टन एंड यंग कमीशन, जो कि कब बैठा था 1926 में, ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949, ठीक है। और आरबीआई का लोगो क्या है, टाइगर अंडर पाम ट्री, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। और आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी, जो फिजिकल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और आरबीआई जो है, आरबीआई क्या देती है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक, मौद्रिक नीति, मतलब आरबीआई की मौद्रिक नीति होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फिजिकल पॉलिसी होती है। और जो बजट वर्ड है, बजट के बारे में बताइए। और जो बजट है, बजट कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, जो क्या है, जो बनाता है क्या, ये बजट का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द पॉल्यूटेंट कॉज्ड द पॉल्यूटेंट दैट कॉज्ड मिनीमाटा डिजीज, मतलब ये ऐसा कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि मिनीमाटा डिजीज फैलाता है। मिनीमाटा रोग का कारण बनने वाला प्रदूषक कौन सा है, तो इसका प्रदूषक है मरकरी, ठीक, मरकरी, जिसका सिंबल क्या है, एच जी, ठीक है। मरकरी है जो, वो क्या करता है, मिनीमाटा डिजीज, और ये एक मिनीमाटा डिजीज एक न्यूरॉन डिजीज है, मतलब कि न्यूरो डिजीज है, मतलब कि ब्रेन इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है। और मरकरी जो है, मरकरी की ओर कौन सी है, मरकरी की ओर है सिनाबार, सिनाबार। और जो मरकरी है, मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्योंकि मरकरी जो है, मरकरी कहाँ यूज करते हैं हम लोग, थर्मामीटर में करते हैं ना, थर्मोमीटर में करते हैं। और थर्मोमीटर में अगर -39 से नीचे टेम्परेचर नापना हो तो कितना होता है, तो -39 के नीचे अगर नापना है टेम्परेचर, क्योंकि -39 पे मरकरी जम जाएगी, तो इससे तो नहीं नापेगा, तो फिर हम लोग यूज करते हैं एल्कोहल थर्मोमीटर, ठीक, थर्मोमीटर। -39 के नीचे नापना है, अगर तो मापना है तो। और जो मरकरी है, मरकरी के कंजप्शन से क्या हो जाता है, मिनीमाटा डिजीज, ठीक है। मिनीमाटा ये जापान में पहले देखी गई थी, ठीक है। उसके बाद तो ए इज द राइट आंसर, सॉरी। दूसरी है, ऑप्शन है ये लेड, लेड यानी कि पीबी, इसकी ओर क्या है, गैलिना, गैलिना, इसकी ओर क्या है, लेड, लेड की ओर क्या है, गैलिना। और लेड जो है वो सारे रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट लेड ही होता है, ठीक है। और जो टेट्रा इथाइल लेड है, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉकिंग कंपाउंड में, एंटी नॉकिंग कंपाउंड यूज किया जाता है टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। और मिथाइल एसोसाइनेट, ये क्या है, मिथाइल एसोसाइनेट, यही गैस जो है, ये गैस है जो लीक हुई थी कब, भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो कि कब हुई थी, 1984 में, ठीक है। तो ये हो गया, ए इज द राइट आंसर। हाँ, और एक और डिजीज होता है मिनीमाटा के साथ में, एक कैडमियम की अगर कंजप्शन ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, इटाई इटाई डिजीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वी कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि हु कैन नॉट वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन है जो वो वोट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर कितना है, 52, और 54 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है। और जो इसके बाद जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब हम लोग वोट नहीं करते, हम लोगों द्वारा चुने हुए लोग, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग वोट करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड से पहली बात तो वोट होते हैं। और जो है, इनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इनमें करता है लोकसभा, लोकसभा के मेंबर, प्लस राज्यसभा के मेंबर, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, और प्लस दिल्ली व पौंडचेरी, पौंडचेरी
पौंडचेरी, दिल्ली व पौंडचेरी के जो है ये दिल्ली व पौंडचेरी की विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये कब से ये ऐड हुई थी? 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से, ठीक है। ये हम लोग ये ऐड हो गई थी, दिल्ली और पौंडचेरी जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, किसके? प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो वोट कौन कौन नहीं कर रहा है इसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो वोट नहीं कर रहे, प्लस और कोई यूनियन टेरिटरी नहीं कर रही, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, और इसमें जो है, ठीक है, ये नहीं कर रही। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ये तो वोट कर रहे हैं, मतलब ये सही है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी कर रहे हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्या है, वो वोट नहीं कर रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नॉट ही पूछा गया था, कैन नॉट वोट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ग्रुप्ड विद द कैरिबियन आइलैंड। तो जो कैरिबियन आइलैंड है, कैरिबियन आइलैंड में कौन सी कंट्री निम्न में से नहीं है? कैरिबियन आइलैंड कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये देखो, अगर हम लोग ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये हम लोग ऐसा रफली बना ले रहे हैं, ठीक। नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ से क्या है, साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के यहाँ पे इस जगह पे क्या है, कैरिबियन आइलैंड, मतलब कैरिबियन सी है। यहाँ पे कैरिबियन सी है, और कैरिबियन सी में कई सारी कंट्रियां हैं। तो उनमें से निम्न में से कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले तो इसमें क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी हैती है, मतलब नहीं है। क्यूबा है, बरमूडा है, जॉर्डन, जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन क्या है? जॉर्डन जो है वो कहाँ की है? जॉर्डन, जॉर्डन है मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में ये पड़ती है, या कहें वेस्ट एशिया की कंट्री है, वेस्ट एशिया, ठीक। वेस्ट एशिया में पड़ती है, अरेबियन पेनिनसुला है ना, वहां पे पड़ती है। कौन सी है ये? जॉर्डन कंट्री। और जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है, और जॉर्डनी में डेड सी भी है, ठीक है। और जो क्यूबा है, बरमूडा है, और ये एंगुइला है, ये सारे क्या है, कैरिबियन आइलैंड हैं। और यहाँ पे ये जो कैरिबियन सी है, ये क्या है, कैरिबियन सी। कैरिबियन सी किस किस से वो लगाता है, वाटर बॉडी? तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। और इस साइड है नॉर्थ अटलांटिक सी, नॉर्थ अटलांटिक सी, ठीक। तो यहाँ पे ये इसके ये टचमेंट एरिया हैं, जो वाटर बॉडी हैं जो टच करती हैं। और जो ये साउथ अमेरिका है, यहाँ से ये कौन सी कैनाल से जुड़ता है? यहाँ पे है पैनामा कैनाल, पैनामा, पनामा कैनाल, ठीक है। और ये इस यहाँ पे जो कंट्री हैं उन्हें क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्री, ठीक। और ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका है उनमें केवल कौन सी कंट्रियां हैं? तीन। उसमें केवल ऊपर कनाडा है, कनाडा, और यहाँ पे बीच में यूएसए है। और कनाडा और यूएसए का बॉर्डर कितना है? 49 डिग्री पैरेलल। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है? ये मैक्सिको है। उसके बाद ये नीचे लैटिन अमेरिकन कंट्री है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका में ये पनामा कैनाल से जुड़े हैं, ठीक है। और इसके इस साइड कौन सा सी है? यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन है, जो कि यहाँ पे बेरिंग स्टेट से, एशिया से अलग होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, रसिया, और यहाँ पे क्या है, बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे चुपची सी है। ये हम लोग देखेंगे फिर बाद में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द लेक फॉर्म्ड बाई द विंड, विंड एक्शन। जो लेक है जो विंड एक्शन के द्वारा बनाई जाती है उन्हें कौन सी लेक कहते हैं? मतलब कि हवा की क्रिया से बनने वाली लेक्स को क्या कहते हैं? तो हवा की क्रिया से बनने वाली लेक को कहते हैं एओलियन लेक, ठीक है। एओलियन लेक, तो बी इज द राइट आंसर। और फेल्यूबल लेक जो रिवर वाटर के द्वारा बन जाती हैं। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक जैसे कि कोई ज़्यादा नदी जो विसर्पण करती है, विसर्पण मतलब जो ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी चलती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें अगर वाटर का फ्लो आ जाए तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। जैसे कि ये इधर उधर जा रही थी, ठीक है। अब इसमें पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई इस नदी में, तो क्या हुआ, ये सीधी यहाँ से बहने लगी। यहाँ पे पानी ज़्यादा हुआ तो वो यहाँ ना मुड़ के सीधी इससे मिल गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो पार्ट है ये पार्ट अलग अलग कट जाएगा, और अलग कट के क्या एक झील का निर्माण करेगा, जिसे ऑक्स ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक का निर्माण हो जाता है। और ये घुमावदार है, मतलब कि ये मियंडरिंग कर रही है, मियंडरिंग, मियंडर मतलब ये घुमाव नदी के,
ठीक है, तो ऑक्स बोले। सोल लाइन लेक मतलब कि जैसे कि कोई ये तट है, मान लो ये भारत ही का देख लेते हैं, जैसे कि भारत का मैप देखते हैं, ये तट है भारत का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा में क्या है कि चिल्का लेक है, तो चिल्का लेक क्या है, वाटर, पानी जो है समुद्र, यहाँ पे कौन सा सी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, मतलब कि इंडियन ओशियन का पार्ट है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो इसमें क्या हुआ, ये कट कट के क्या हुआ, ये शोर लाइन कट के अलग हो गई और यहाँ पे क्या बन गया, एक लेक बन गई, तो इसे तटी झील कहते हैं, या शोर लाइन मतलब तटी, तटरेखा की झील, ठीक है, कट के अलग हो जाता है पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन द बॉम्बे प्रेसिडेंट इन 1789, मतलब कि निम्न में से 1789 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू होने वाला पहला अखबार कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अखबार है, तो इसका नाम है बॉम्बे हेराल्ड। तो बॉम्बे हेराल्ड है, ये जो है ये सबसे पहले चालू हुआ था 1789 में, और 1789 में ही क्या हुआ था, रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है नीचे की। तो इसमें प्रकाश कार्य में गलत क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के थोड़ा बाद दिखाई देता है, किसके बाद, परावर्तन कारण, ये बात सही है, क्योंकि वातावरण के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। मतलब कि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट द सन विजिबल लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज अंटिल द लिटिल रेदर देन द एक्चुअल सनराइज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वाला पॉइंट ठीक है। मिराज आर क्रिएटेड बाय द टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, ठीक है। टी आई आर मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द हॉट एयर, और हॉट एयर, ये हॉट एयर केवल हॉट एयर से नहीं, ये मतलब वायु की विभिन्न विभिन्न परतों के द्वारा होते हैं, जरूरी नहीं हॉट हो, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो ओनली व्हेन द सन इज 90 डिग्री ऑन हिज शोल्डर, ठीक है, ये वाला भी पॉइंट ठीक है, मतलब कि ये जो है बी इज द रॉन्ग वन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें गलत पूछा तो गलत है केवल दूसरा, तो दूसरा वाला जो है वो स्टेटमेंट गलत है, और एक दो ठीक है। और जो टी आई आर का फॉर्मूला है, टी आई आर जो है, टी आई आर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे साइनिंग का फिनोमेना हो, जहाँ जो चीज़ चमकेगी वहाँ टीआईआर ज़रूर होगा, जैसे कि रेनबो में भी होता है, जैसे कि उसमें भी होता है, हीरे में भी, ठीक है? तो टीआईआर का ये यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज्ड ऑफ, मतलब कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्पादन किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, एबव एबव 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, मतलब कि हम लोग जितना सुनते हैं उससे जस्ट ऊपर की होती है अल्ट्रासोनिक। और जो बैट है ना, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है प्याजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। प्याजो इलेक्ट्रिकल मेटल मतलब क्या है, प्याजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो होता है, इस पर अगर अगर मैकेनिकल यानी यांत्रिक प्रेशर डाला जाए तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है, जिससे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का उत्पादन होने लगता है, ठीक है। और जो है क्या बता रहे थे, हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है अल्ट्रासोनिक वेव की। और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो कौन छोड़ते हैं, बैट जोड़ते हैं, बैट, और बैट एक मैमल है, मैमल यानी कि स्तनधारी है, ठीक है। और ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते भी हैं और रिसीव भी करते हैं, बैट। और जो हम लोग वो होती है फिजियोथेरेपी में भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट को करती है ना, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस, निम्न में से कौन सी जो है वो सबसे बड़ा भंडारण स्थान है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, टेरा टेराबाइट मतलब कि सी, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट,
ठीक, 8 बिट में क्या एक बाइट होता है। ठीक, बिट, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, टेरा पेटाबाइट, टेरा पेटा हेक्साबाइट, और योट्टाबाइट और जेट्टाबाइट, ये होती हैं पूरी। तो सबसे सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट। फिर गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्सा और ये योट्टा और जोट्टा। ठीक, ये सीक्वेंस है। और जो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, राइट टू एजुकेशन, which which of the above is the human rights under the universal declaration of the human right। मतलब कि ह्यूमन, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार के लिए जो डिक्लेरेशन थी, उनमें निम्न में से कौन से हैं? तो इसमें है राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विस है, राइट टू फूड है। मतलब कि ये बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट की नहीं, ये नेशनल डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन राइट्स उसके बारे में बात करें तो ये तीनों हैं। मतलब कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन है नहीं इसमें, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो है राइट आंसर। और जो ह्यूमन राइट्स डे है, ह्यूमन राइट्स डे कब क्यों मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। और जो है यूएन की जो संस्था है ह्यूमन राइट कमीशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, और स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा है उसमें कई सारे हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि WHO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, WMO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। और बहुत सारे जो हेडक्वार्टर हैं वो यूएन के जिनेवा में हैं। और उसके बाद देखते हैं एक ह्यूमन राइट के लिए एक और संस्था है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ये भी कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर हैं लंदन में। लंदन में इसके हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और वैसे अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन बात किया जाए तो 21A में क्या है? फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल ड्यूटी कितने में है? 45 में। और फंडामेंटल ड्यूटी है 51A के 11 में, और 45 में DPSP है। मतलब कि ये 3 जगह एजुकेशन का राइट दिया है। 21A में ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, हाँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें। और 45 में ये है DPSP में, मतलब कि स्टेट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करें जो 6 साल तक के हैं। और जो 51A में फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11th नंबर की ड्यूटी के माता पिता का काम है कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें। ठीक है, तो ये हम लोगों का मूल कर्तव्य है। ये मूल कर्तव्य, ये मूल अधिकार, और ये DPSP मतलब कि ये DPSP मतलब कि गवर्नमेंट का वो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, मतलब कि जो प्रिंसिपल हैं स्टेट के उनमें दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। और आर्टिकल अगर देखना है पढ़ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं बाद में। सैतूत, सैतूस, सैतूस इज ए काइंड ऑफ सॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ। मतलब जो सहतूत है, सहतूत जो है वो एक प्रकार की सॉल है, वो किसके हेयर से बनती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो है किसके हेयर से बनती है? ये बनती है तिब्बतियन एंटीलोप, मतलब तिब्बतन मर्ग, तिब्बतन मर्ग है उसके उसके हेयर से बनती है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? कश्मीर में, कश्मीर में जो है वो पाया जाता है। और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्टेटस है वो कौन देता है? IUCN। IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न।
ठीक है। और जो आईयूसीएन का हेडक्वार्टर तो इंग्लैंड में है, और आईयूसीएन की स्थापना अगर पूछी जाए तो आईयूसीएन का जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1948 में। और जो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, इसका मतलब इसका ये जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? साइट्स। साइट्स जो है जो कब बना था? 1963 में। ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1975 में। जब 1975 में, ठीक है। और 1975 में क्या है? प्रोजेक्ट 1975 में क्या है? प्रोजेक्ट घड़ियाल। प्रोजेक्ट घड़ियाल भी 1975 में है। और साइट्स क्या है? साइट्स है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो हैं जानवर या फ्लोरा या फोना, उनके एक्सपोर्ट पे लगाम लगाने के लिए साइट जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एक्सपोर्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब कि पेड़ पौधों और जंतुओं के बारे में ये साइट्स बनाया गया था 1963 में, जो कि जो कि लागू कब हुआ था? 1975 में। और इसे रेगुलेट कौन करता है साइट्स को? ये 1963 में आईयूसीएन की मीटिंग हुई थी तब बना था। और जो साइट्स है, साइट्स का जो वो है, साइट्स रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? साइट्स किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी मतलब कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक संस्था है यूएन की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी में। नाइरोबी, केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? नाइरोबी, वहीं पे है। और ये कब बना था? यूएनईपी बना था 1972 में। ठीक, 72 या 73 में, ठीक, 72 में बना था। और जो 72 में क्या, 72 में क्या आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। और सबसे पहली कन्वेंशन एनवायरनमेंट के ऊपर 1972 में ही हुई थी। फिर 1982 में, फिर 1992 में, फिर 2002 में, फिर 2012 में। ठीक, जो रियो वाली समिटें हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो इतना याद रखते हैं। इसका आंसर क्या है? तिब्बतन एंटीलोप। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। माइक्रोलिथ्स आर द टिपिकल ऑफ। माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रोलिथ हैं जो माइक्रोलिथ क्या है? सबसे पहले तो माइक्रोलिथ इज द टिपिकल ऑफ, मतलब किस युग के लिए विशिष्ट है? तो ये मध्य पाषाण का है, मतलब मीजोलिथिक एज में। अब पेलियोलिथिक में क्या था? पेलियोलिथिक एज में क्या था? पेलियोलिथिक एज में जो है वो माइक्रोलिथिक ना होके सीधा क्या था कि ह्यूमन ह्यूमन डेवलप नहीं हुआ था। तो क्या था? उसका काम था केवल फूड फूड गैदरिंग एंड शेल्टर, केवल गुफाओं में रहना और खाना। तो खाने के लिए उसके पास जो टूल थे वो पॉलिश नहीं थे, मतलब कोई भी पत्थर उठा के मर गया कोई जानवर, उसे खा लिया। फिर उसके बाद मीसोलिथिक एज आई, जब मीसोलिथिक एज में माइक्रोलिथ मतलब कि ये पत्थर जो है वो छोटे छोटे प्रकार के जो टूल टाइप बना लिए, मतलब कि जो पत्थर के पैने रूप बना लिए, ठीक, उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, जो कि मीसोलिथिक एज में आए थे। ठीक है, और बस ठीक है। और फिर फ्लैंक टूल आ गए थे न्यूलिथिक एज में। तो इसका आंसर हो गया क्या? बी, मीसोलिथिक एज में जो है माइक्रोलिथ मतलब कि छोटे पैने अ, पत्थर के नोक वाली जो है। नेक्स्ट देखते हैं, ए जनरली इंजीनियर्ड फ्रॉम द ब्रिंजल नोन एज द बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। मतलब कि क्या है इसका? बैंगन का एक अनुवांशिक मॉडिफिकेशन, मतलब कि यह है कि बीटी ब्रिंजल क्यों बनाया गया था, मतलब कि इसमें क्या चीज के लिए क्या एम था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था बीटी ब्रिंजल। बीटी का मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस, बेसिलस थुरेंजेसिस। थुरेंजेसिस, बेसियस थुरेंजेसिस, ये बैक्टीरिया है। इसे क्या बनाया था? पेस्ट रेजिस्टेंट, मतलब कि कीड़ा न लगे, रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीटी ब्रिंजल। और ऐसी बनाई थी बीटी कॉटन, बीटी कॉटन भी बनाई थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया था, मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके इसे मॉडिफाइड कर दिया कि इसमें जो पेस्ट लगे ना मर जाए वो। तो ए इज द राइट आंसर टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आईएडीए के तहत प्रत्येक राज्य में चयनित जिलों की संख्या। तो आईएडीपी प्रोग्राम कब चला था? ये कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जब चल रहा था तब 1960 से 67 के बीच में चला था। तो इसमें क्या हुआ था कि वन डिस्ट्रिक्ट, एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक स्टेट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट चुना गया था, मतलब कि इसमें कुल 7 डिस्ट्रिक्ट और 7 स्टेट के लिए चुना गया था। मतलब कि इसका सी आंसर इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मोकालू, मोला कोलू, मोला कोलू
नवारा एंड दुबराज, ये क्या है? दुबराज तो सुना ही होगा ना। तो ये सारी क्या है? इंडियन वेराइटी ऑफ द राइस, मतलब कि चावल की ये वैरायटी है। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला में, ठीक है। और मनीला में किसके हेडक्वार्टर हो रहे हैं? एडीबी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, ठीक है। और नेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा में क्या है? सन टेम्पल भी है, सन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, और क्या है? चिल्का लेक, चिल्का लेक, और ये ब्रैकिस वाटर लेक है, और हीराकुंड डैम जो है, और क्या है? महानदी है, महानदी पे ही है क्या? हीराकुंड डैम, और सबसे हाईएस्ट डैम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द सेंटर द center announced a new committee to from a strategical from a strategy to expedite the process of transforming इंडिया इनटू द कैशलेस इकोनॉमी, मतलब कि कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। तो वो उसके हेड कौन थे, ये पूछ रहा है। तो इसके हेड थे अमिताभ कांत, ठीक है। तो इज द राइट आंसर। तो अमिताभ कांत जो पहले क्या थे? सीईओ थे। ये किसके? नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड infrared, visible and ultraviolet radiation light have different properties. Which one of the following statement related to these are not correct? इनमें से कौन सा है जो वो करेक्ट नहीं है? इनमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से जो है वो कौन सा करेक्ट नहीं है। तो द वेवलेंथ ऑफ द इंफ्रारेड रेड इज मोर देन दैट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड की ज़्यादा है किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, मतलब कि द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज इज स्मॉलर देन दैट द विजिबल लाइट, ठीक है। ये भी द फोटोन एनर्जी ऑफ द विजिबल लाइट इज मोर देन दैट द इंफ्रारेड लाइट, ये भी ठीक है। द फोटोन एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज लेसर देन दैट द विजिबल लाइट, मतलब कि ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग। तो क्वाड जो है, क्वाड का आइडिया कब आया था? आइडिया था 2007 में। और वो किसने दिया था आइडिया? ये जापान ने दिया था। कब? जापान ने 2007 में दिया था। और किसने? वहाँ के कौन थे? शिंजो आबे, जो शिंजो आबे है ना, उनके द्वारा ये आइडिया दिया गया था। और जो 2007 में दिया गया था, और इसका एम क्या है? ये ग्रुप है ना क्वाड, इसका एम है टू डेवलप द इंडो पैसिफिक रीजन, रीजन, ठीक है। तो डेवलपमेंट करना इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसके कौन कौन से कंट्री वो हैं जो है मेंबर है? इंडिया है, यूएसए है, जापान है, और ऑस्ट्रेलिया है। मतलब कि रसिया नहीं है, जर्मनी नहीं, मतलब कि 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 2 3 4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन। तो इसी टाइप के हम लोग काफ़ी सेट करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो भी पूछे गए हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, जिसमें भी पूछा गया है, कोई भी एग्जाम ए टू जेड यूपी के एग्जाम में कहीं पे भी पूछा गया, उनके सारे क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग कर लेंगे इसी टाइप से। देखते हैं मतलब कि कीड़े मकोड़े ना लगने के लिए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट अंडर द आईएडीपी, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करेंगे जिससे कि आपका इन क्वेश्चनों के साथ काफ़ी सारा जो क्वेश्चन है वो तैयार होते जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।